वेलकम बैक टू द चैनल। तो चैनल का नाम है वीव्यू एग्जाम पॉइंट और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जियोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एकदम गारंटी देता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं वीडियो में करवाऊंगा उन्हीं में से आपका एग्जाम का पेपर बनेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर सेमेस्टर में जियोलॉजी की वीडियो करवाऊंगा और यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ कि जियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं करवाता। तो एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फिजिकल जियोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड रिलेशन विथ अदर ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। तो चलिए आंसर देखते हैं। फिजिकल जियोलॉजी इज ब्रांच ऑफ जियोलॉजी that deals with earth materials and natural processing acting on and within the earth. It studies rocks, minerals, landform, volcano, earthquake, river and glacier. तो बेसिकली फिजिकल जियोलॉजी जियोलॉजी का वो ब्रांच है जो अर्थ के मटेरियल्स और नेचुरल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ाई करता है। इसमें रॉक्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, लैंडफॉर्म आते हैं, वॉल्केनो आते हैं, अर्थक्वेक आता है, रिवर और ग्लेशियर आता है। अब स्कोप ऑफ फिजिकल जियोलॉजी देख लें। इट्स स्टडी इंक्लूड स्टडी ऑफ मिनरल एंड रॉक्स। इट डील विथ द ओरिजिन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. It include internal processes such as earthquake, volcanism, and plate tectonics. It include external processes such as weathering, erosion, transport, and deposition. मीन्स इसका स्कोप क्या क्या है? तो पहला स्कोप है कि इसमें स्टडी ऑफ मिनरल एंड रॉक होता है। दूसरा स्कोप ये है कि इसमें ओरिजिन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का भी पढ़ाई होता है। तीसरा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अर्थक्वेक, वॉल्केनो या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में भी जानते हैं। और ये एक्सटर्नल प्रोसेस को भी इंक्लूड करता है, जैसे वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल जियोलॉजी। फिजिकल जियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ अर्थ. It explains natural hazards such as earthquake, volcano eruption, floods. It is useful in disaster management and environmental planning. It helps in exploration of mineral, petroleum, coal, and groundwater. It is useful in engineering work such as dam construction, tunnel building, and road construction. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जैसे फिजिकल जूलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है। पहले तो ये अर्थ का नेचर को समझने में हेल्प करता है। दूसरा, ये नेचुरल हजार्ड जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो और फ्लड वगैरह के बारे में बताता है। तीसरा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करता है। चौथा, ये मिनरल एक्सप्लोरेशन में भी हेल्प करता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम और ग्राउंड वाटर, ये सब हम लोग जूलॉजी की हेल्प से ही मिलता है। ये इंजीनियरिंग वर्क में भी हेल्प करता है, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन, टनल बिल्डिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन में। अब देख लेते हैं इसका रिलेशन अदर जूलॉजी ब्रांचेस से। Relation with other geology branches. It is related to historical geology, which study history of earth. It is connected with mineralogy, which deals with mineral. It is related to petrology, which studies rocks and their origin. It is connected to a structural geology, which studies fold and faults and rock deformation. It is related to gramophology, which studies landform. अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट ये है कि ये दूसरे ब्रांचेस से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये हिस्टोरिकल जियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो अर्थ के हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है। ये मिनरलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो मिनरल से डील करता है। ये पेट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो कि रॉक्स और उनके ओरिजिन से डील करता है। ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो कि अर्थ के फोल्ड और फोल्ट और रॉक डिफॉर्मेशन से डील करता है। अब ये क्वेश्चन ना, पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ अर्थ, एक्सप्लेन इट पोजीशन इन सोलर सिस्टम। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांस है कि अर्थ का ओरिजिन के बारे में बताइए और उसका पोजीशन बताइए सोलर सिस्टम में। तो पहले अर्थ का ओरिजिन देख लेते हैं। अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। अकॉर्डिंग टू न्यूबलर हाइपोथेसिस, द सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट called solar nebula. The nebula started rotating due to gravitational force. It gradually flattened into disk shape. Most of material accumulated at center and formed sun. The remaining particle combined to form planetimals. The continued closion and accumulation of planetimals lead to formation of planet. The earth was formed by the process of accretion. अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब इसमें सबसे पहले बताया गया है कि अर्थ 4.6 बिलियन ईयर पुराना है। अर्थ 4.6 ईयर पुराना है। अगला आता है न्यूबलर हाइपोथेसिस। न्यूबलर हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि पूरा सोलर सिस्टम है वो बना है
गैस क्लाउड से और डस्ट क्लाउड से। किससे बना है? गैस क्लाउड से और डस्ट क्लाउड से। ये बोलता है न्यूबुलर हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग सोलर न्यूबुला बोलते हैं। अब ये न्यूबुलर जो है, वो न्यूबुला जो बना वो रोटेट करना स्टार्ट हो गया था ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब ये रोटेट होते होते कैसा हो गया? फ्लैट और डिस्क शेप में हो गया। अब जितना भी न्यूबुला था वो जाके सेंटर में अक्यूमुलेट हुआ और वो बनाया सन को, और कुछ जो रिमेनिंग पार्टिकल बन गया वो बनाया प्लैनेटिमल्स को। किसको बनाया? प्लैनेटिमल्स को। अब ये जो प्लैनेटिमल्स है, इनमें क्लोजन हुआ, मीन्स टकराव हुआ, और ये आगे जाके प्लैनेट्स बन गए। अब अर्थ जो बना है उस प्रोसेस का नाम है एस्ट्रिलेशन। अब अब आइए देख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ। आइए देख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ। इन अर्ली स्टेजेस अर्थ वाज वेरी हॉट। शुरू के दिनों में धरती बहुत गर्म होगा, हम सबको पता है। हैवी मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल श्रिंक टू द सेंटर एंड फॉर्म्ड द कोर। लाइटर मेटल मूव्स अपवर्ड एंड फॉर्म्ड द मेटल एंड क्रस्ट। द सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब शुरू के दिनों में बात करें तो अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म था। अर्थ क्या था? बहुत ज़्यादा गर्म था। जो मेटल हैवी थे, जैसे कि आयरन या निकल, ये चले गए सेंटर में। ये कहाँ चले गए? सेंटर में। और हल्के मेटल जैसे कि एल्युमिनियम थे, वो सब आ गए ऊपर। वो सब कहाँ आ गए? ऊपर। जो सेंटर में गए मेटल वो बनाए कोर। वो क्या बनाए? कोर। और जो मेटल ऊपर में आए वो बनाए क्रस्ट और मेंटल। वो क्या बनाए? क्रस्ट और मेंटल। अब फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशन की बात कर ले कि आखिर एटमॉस्फेयर और ओशन कैसे बना। तो सबसे पहले ना वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। वॉल्केनिक इरप्शन रिलीज्ड गैस दैट फॉर्म्स प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। वेपर कंडेंस आफ्टर कूलिंग एंड फॉर्म्ड ओशन। अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन, जिससे गैस निकला। अब वो गैस ऊपर जाके ना एटमॉस्फेयर बनाया। जब एटमॉस्फेयर कूल हुआ तो फिर बारिश के रूप में ओशंस बना। पोजीशन ऑफ अर्थ की बात कर ले कि अर्थ कहाँ पे है, तो अर्थ इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन। तीसरा प्लैनेट है सन से। इट इज बिटवीन वेनस एंड मार्स। मार्स और वेनस के बीच में है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इन elliptical path. One revolution takes 365 days and 6 hours. Earth rotates it on axis about 24 hours. The Earth is tilted at angle of 23.5 degree. Earth is only planet that support lives. वापस से एक बार देख लें। ये जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है, हम सबको पता है। ये मार्स और वेनस के बीच में अर्थ। ठीक। अब अर्थ और सूरज के बीच का दूरी ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर है। अब ये सन का चक्कर लगाता है इलिप्टिकल पाथ में। इसको सन का चक्कर लगाने में 365 डेज और 6 आवर लगते हैं, और खुद का चक्कर लगाने में, खुद में रोटेट होने में 24 आवर्स लगते हैं। अब अर्थ जो है 23 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण सीजन आता है 23.5। तो आइए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। राइट डिटेल नोट ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल विथ इट्स मेजर डिवीजन एंड सिग्निफिकेंस। अब हम लोग को जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताना है। उससे पहले आपका एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे किसी अचीवमेंट से कम नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक करें। The geological time scale is a system that is used to divide history of Earth into different time intervals. It is based on geological event, climate change and evolution of life form. सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है? तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक तरीका है जिससे हम लोग अर्थ की हिस्ट्री को बांट सकते हैं अलग अलग टाइम जोन्स में। अब ये बेस्ड होता है जियोलॉजिकल इवेंट में, क्लाइमेट चेंज में और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में। मेजर डिवीजन देख ले तो ये इयॉन्स में बटा है, एराज में बटा है, पीरियड्स में बचा है और इपॉचेज में बटा है। अब सबसे लंबा इनमें होता है इयॉन। सबसे लंबा क्या होता है? इयॉन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट डिवीजन इज कॉल्ड इयॉन। द लार्जेस्ट डिवीजन इज कॉल्ड इयॉन। अब देख लेते हैं हेडन इयॉन। सबसे पहले आता है हेडन इयॉन। इट इज अर्लीस्ट इयन ऑफ अर्थ। इट वॉज अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो। द अर्थ वॉज वेरी हॉट एंड अनस्टेबल ड्यूरिंग दिस टाइम। नो लाइफ एग्जिस्टेड इन दिस इयॉन। अब आता है आर्कन इयॉन। ये हेडन ईयन के बाद आया था, फॉलोड बाय हेडन ईयन। द अर्थ कोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। द फर्स्ट क्रस्ट एंड ओशन वर फॉर्म्ड। द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया अपीयर्ड। सबसे पहले तो हेडन में कुछ नहीं था, अर्थ बस गर्म था। फिर आता है ईयन, आर्चियन। आर्चियन में अर्थ हुआ ठंडा। अर्थ क्या हुआ? ठंडा। साथ में अर्थ में बना ओशन। और यहाँ पे आ चुका है बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है प्रोटेरोजोइक इयन। प्रोटोजोइक इयन। बेसिकली यहाँ पे बना था ऑक्सीजन।
यहाँ पे क्या बना था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन एटमॉस्फेयर, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। फिर आता है फेनोजोइक इयन। फिर क्या आता है, फेनोजोइक इयन। इट इज प्रेजेंट इयन, इट बिगन अबाउट 540 ईयर मिलियन अगो। फिर आता है पैलेजोइक एरा। पैलेजोइक एरा इज नोन एज एज ऑफ एंशियंट लाइफ। मरीन लाइफ फ्लरिश ड्यूरिंग दिस एरा, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड अर्ली प्लैनेट्स इवॉल्व्ड। फिर आता है मीसोजोइक एरा। इट इज नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल, डायनासोर डोमिनेटेड द अर्थ ड्यूरिंग दिस एरा। अब ये इंपॉर्टेंट है, मीसोजोइक एरा में डायनासोर डोमिनेट किए थे अर्थ को। फिर आता है सीनोजोइक। सीरोजोइक इज नोन एज एज ऑफ मैमल, मैमल्स डिफाइड रैपिडली ड्यूरिंग दिस एरा। सिग्निफिकेंस की बात कर ले तो इट ओरिजिनेट अर्थ हिस्ट्री एंड इन अ सिस्टमैटिक वे, हेल्प इन स्टडिंग फॉसिल फ्यूल एंड रॉक कोलिट्रेशन, इट एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट, जियोलॉजिकल चेंज, इट इज यूजफुल इन मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड जियोलॉजिकल रिसर्च। फर्स्टली ये अर्थ को हिस्ट्री की समझने में हेल्प करता है, दूसरा ये फॉसिल और रॉक की स्टडी में हेल्प करता है, थर्ड ये इवोल्यूशन समझने में हेल्प करता है, फोर्थ ये क्लाइमेट चेंज और जियोलॉजिकल चेंज में समझने में हेल्प करता है, फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन में हेल्प करता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एक्सप्लेन रेडियो एक्टिविटी एंड डिस्कस इट्स रोल इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताना है और इसका रोल बताना है अर्थ के एज को डिटरमाइन करने में। तो रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई विथ इमल्सन ऑफ पार्टिकल्स एंड एनर्जी। दिस प्रोसेस occurs naturally in certain radioactive elements such as uranium, thorium and potassium। तो सबसे पहले समझते हैं रेडियो एक्टिविटी है क्या। तो रेडियो एक्टिविटी अनस्टेबल न्यूक्लियस का टूटना और उससे पार्टिकल्स और एनर्जी का निकलना। तो रेडियो एक्टिविटी है क्या, अनस्टेबल न्यूक्लियस का टूटना और उससे पार्टिकल और एनर्जी का निकलना। अब टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव इमल्शन पढ़ ले। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस, बीटा आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके, गामा आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। तो होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है न्यूक्लियस, टाइम के साथ ये टूट जाता है और इससे अगर निकल रहा है आपका अल्फा पार्टिकल तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर इससे निकल रहा है बीटा पार्टिकल तो बीटा पार्टिकल होगा नेगेटिवली चार्ज, और इससे अगर निकल रहा है आपका गामा पार्टिकल्स तो गामा होता है रे और ये होता है न्यूट्रल। अब प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके की बात कर ले तो रेडियो एक्टिविटी इलामेंट ब्रेक डाउन इनटू मोर स्टेबल इलामेंट ओवर द टाइम। द पेरेंट इलामेंट चेंज इनटू डॉटर इलामेंट थ्रू डिके। द रेट ऑफ डिके इज कांस्टेंट एंड नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर और प्रेशर। इसका मतलब जो जैसे देखो आप सबसे पहले एक न्यूक्लियस टूट के एक अल्फा पार्टिकल बना और एक स्टेबल न्यूक्लियस बना, इमेजिन करो इसका नाम एस है। अब आगे क्या होगा, ये एस फिर से टूटेगा और एक और चेंज आ जाएगा, जैसे कि ये एस डैश बन जाएगा और साथ में कुछ पार्टिकल निकलेगा, जैसे बीटा पार्टिकल निकल गया मान लो। हाफ लाइफ क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव का हाफ लाइफ इज टाइम रिक्वायर्ड टू हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव इलामेंट इन सिंपल टू डिके। मीन्स जितना देर में कोई सैंपल डिके हो सकता है उसका आधा जिंदगी क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। रोल इन डिटरमाइनिंग एज ऑफ अर्थ, रेडियो एक्टिविटी इज यूज्ड इन radiometric dating to determine age of rocks and minerals. The ratio of parents and daughter element in measured rock sample. Uranium lead dating is commonly used for old rocks. बेसिकली होता क्या है, जैसे एक रॉक का सैंपल ले लो। अब रॉक का सैंपल को आप जब देखोगे तो इसमें आपको यूरेनियम मिलेंगे। अब यूरेनियम मिलेंगे दो तरह के। अब जो इसमें यूरेनियम होगा वो जाहिर सा बात है वो डीके हो चुका होगा। अब हम लोग उस यूरेनियम को पेरेंट्स यूरेनियम से कंपेयर करेंगे, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही ये रॉक का एज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। रॉक में मिला हुआ यूरेनियम और पेरेंट यूरेनियम के एज में जो डिफरेंस है वही रॉक का एज है। इंपॉर्टेंस की बात कर ले तो रेडियो एक्टिविटी प्रोवाइड साइंटिफिक एविडेंस ऑफ एज ऑफ अर्थ, हेल्प इन कंस्ट्रक्शन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यूजफुल इन ज्योग्राफिकल रिसर्च एंड स्टडी ऑफ अर्थ हिस्ट्री। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एक्सप्लेन सेस्मिक वेव्स एंड describe what they reveal about interior structure of earth। तो डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। seismic waves are the waves of energy generated during earthquake। these waves travel through earth and help scientists to study its internal structure। तो सबसे पहले seismic wave क्या है, seismic wave waves है जो कि earthquake के टाइम पे बनते हैं। अब ये साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने में।
Seismic waves are divided into body waves and surface wave. Body waves travel through interior of the earth. They are of two types, P waves and S waves. अब सेस्मिक वेव्स दो वेव्स में डिवाइड होंगे, एक बॉडी वेव और एक सरफेस वेव। अब जो बॉडी वेव है वो अर्थ के अंदर ट्रैवल करता है, मीन्स ये अर्थ है। सबसे पहले जो बॉडी वेव है ये अर्थ के अंदर ट्रैवल कर रहा है, ये है आपका बॉडी वेव। और अगर अर्थ के सरफेस पे ट्रैवल कर रहा है, अर्थ के सरफेस पे ट्रैवल कर रहा है तो ये होगा सरफेस वेव। तो आइए बात करें, बॉडी वेव होता है दो तरह का, एक का नाम है पी वेव, एक का नाम है एस वेव। P waves are called primary waves. They are fastest seismic wave. They can travel through solid, liquid and gas. S wave की बात करें तो S waves are secondary waves. They are slower than P waves and can only travel solid. अब देखो, ये जो P waves है वो प्राइमरी वेव्स है, जबकि S waves सेकेंडरी वेव्स है। P waves फास्टेस्ट है, जबकि S waves स्लोअर है P waves से। अब P wave सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रैवल कर जाएंगे, जबकि S wave बस सॉलिड से ट्रैवल करेगा। अब आइए बात कर लेते हैं सरफेस वेव की। Surface waves travel along the surface of the earth. They are slower than body waves. They cause maximum destruction during earthquake. अभी जैसा मैंने बताया, अर्थ का सरफेस पे जो वेव ट्रैवल करेगा इसका नाम है सरफेस वेव। अब ये बॉडी वेव से स्लोअर है, बॉडी वेव से क्या है, स्लोअर, और यही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। जो आप देखते हैं अर्थक्वेक में घर गिर जा रहा है, बिल्डिंग गिर जा रहा है, वो देन है सरफेस वेव का। अब what seismic waves reveal about Earth's interior? The study of seismic waves shows that Earth is made up of different layers. P wave velocity changes at different depth indicating variation in material density. सेस्मिक वेव बताता है कि अर्थ अलग अलग लेयर से बना है। अर्थ किससे बना है? अलग अलग लेयर से। इसका कारण ये है कि पी वेव का स्पीड अर्थ के अंदर जाते जाते चेंज होता है। मीन्स यहाँ स्पीड कुछ और है, यहाँ स्पीड कुछ और है, और अंदर स्पीड कुछ और है। ये बताता है कि अर्थ अलग अलग मटेरियल डेंसिटी है और अलग अलग मटेरियल से बना है। S wave do not pass through outer core. This indicates outer core is liquid in nature. अब S wave जैसा कि पता है, S wave बस पास होता है सॉलिड से। S wave किससे पास होता है? सॉलिड से। अब ये आउटर कोर से पास नहीं होता है, इसका मतलब आउटर कोर क्या है? लिक्विड है। P wave पास थ्रू आउटर कोर बट चेंजेस स्पीड एंड डायरेक्शन। अब P wave तो दोनों से पास कर जाता है, लेकिन स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इसका मतलब है दोनों का मटेरियल अलग है। Importance: seismic waves help in understanding the structure of crust, mantle and core. They are important in earthquake studies, disaster management. They provide evidences about physical state of earth interior. Means सबसे पहला बात तो ये अर्थ का स्ट्रक्चर बताते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। दूसरा ये अर्थक्वेक स्टडी में हेल्प करते हैं। तीसरा ये फिजिकल स्टेट ऑफ अर्थ इंटीरियर भी बताते हैं। 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा ही चांस है। मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट श्योर है कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत रखता है और आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ विथ सुटेबल डायग्राम। मीन्स हमें अर्थ का अंदर का स्ट्रक्चर बताना है। तो हम सबको पता है कि अर्थ ढेर सारा लेयर्स से बना हुआ है। सबसे पहले आता है क्रस्ट। Crust is outermost layer of the earth. It is thinnest layer. The continental crust is mainly made of granite. अब उसके नीचे आता है mental. Mental lies below crust. Mental is composed of silicate materials rich in magnesium and iron. Mental के नीचे आता है core. Core is innermost of the earth. It is composed of iron and nickel. अब कोर दो भागों में डिवाइडेड है, एक का नाम है आउटर कोर, दूसरे का नाम है इनर कोर। आउटर कोर इज लिक्विड इन नेचर. It is responsible for generating Earth magnetic field. Inner core is solid in nature. It remains solid because of immense pressure. अब देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा हम सबको पता है कि अर्थ ढेर सारा हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर का हिस्सा को बोलते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपर का हिस्सा को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ये होता है थिनेस्ट। ये क्या होता है? थिनेस्ट। मीन्स ये सबसे पतला है। फिर आता है मेंटल। मेंटल क्रस्ट के नीचे होता है और ये हल्के मेटल से बना हुआ होता है, जिसका आपने यहाँ पे नाम देख रखा है। मेंटल बना है मैग्नीशियम और आयरन से। मेंटल किससे बना है? मैग्नीशियम से और आयरन से। फिर आता है कोर। अब कोर दो भाग में बटा हुआ है, एक का नाम है आउटर कोर, एक का नाम है इनर कोर। अब आउटर कोर आपका बना है लिक्विड है, ये है लिक्विड, जबकि इनर कोर जो है वो सॉलिड है। सॉलिड होने का कारण है बहुत ज़्यादा प्रेशर। सॉलिड होने का क्या कारण है? बहुत ज़्यादा प्रेशर। इंपॉर्टेंस की बात करें तो अर्थ इंटरनल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग earthquakes. It explain planet tectonics. It is important for geological and geographical studies. अब डिस्कस
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। डिस्कस द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विथ एविडेंस सपोर्टिंग इट। मीन्स आपको पता है ना कि ये आपके जियोलॉजी में बताया हुआ है कि पहले सारे कॉन्टिनेंट एक जगह थे, पहले सारे कॉन्टिनेंट एक जगह थे, बाद में ये सारे कॉन्टिनेंट अलग हो गए। इसको आप सपोर्ट करें और इसका आंसर दे। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रपोज बाय अल्फ्रेड वेंगर। ये आपके 1 मार्क्स में आ सकता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था? अल्फ्रेड वेंगर ने। आइए तो समझ लिया जाए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल कॉन्टिनेंट वर वन पार्ट ऑफ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड Pangaea. Pangaea was surrounded by vast seas around. Pangaea broke into two land masses called Luciria and Gondwanland. The land masses gradually drifted in their present पोजीशन। तो ये बेसिकली बताता है कि पहले पूरा अर्थ में ना एक कॉन्टिनेंट होता था जिसका नाम था पैनगिया, जिसका क्या नाम था? पैनगिया। अब ये पैनगिया जो है इसके चारों साइड बहुत बड़ा बड़ा समुंदर था। फिर हुआ क्या? पैनगिया दो हिस्सों में टूट गया। पैनगिया कितने हिस्सों में टूट गया? दो हिस्सों में। अब एविडेंस जो इस बात को सपोर्ट करते हैं, द कोस्टलाइन ऑफ कॉन्टिनेंट अपीयर टू फिट टुगेदर लाइक पीस ऑफ जिगसॉ पजल। अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स का समुद्र जोड़ दे तो वो लोग एकदम परफेक्टली पजल की तरह फिट हो जाते हैं। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका क्लोजली फिट्स इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। मीन्स साउथ अमेरिका का ये हिस्सा और अफ्रीका का ये हिस्सा दोनों एकदम एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे, दोनों एकदम एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे। सिमिलर रॉक फाउंड इन वाइल्ड मोस्ट सेपरेटेड कॉन्टिनेंट। हर कॉन्टिनेंट में आपको सिमिलर रॉक मिल जाएंगे, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं साथ ही थे। माउंटेन रेंजेस डिफरेंट कॉन्टिनेंट सो कंटिन्यूटी इन स्ट्रक्चर एंड एज। सारे माउंटेन रेंज की अगर देख ले, बात कर ले, जैसे इंडिया में हिमालयाज हो गया, वेस्ट में आपका अलग माउंटेन हो गया, वो लोग का एज ऑलमोस्ट सेम है। ये भी बताता है कि वो लोग कहीं ना कहीं एक ही समय पे बने। Fossil evidence, similar fossils are found in continent now separated by ocean. Fossil of mesopause are found in both South America and Africa. A fossil of Glastropis is found in India, Australia, South America, Africa and climate evidences. इसका ये मतलब होता है कि अलग अलग जगह पे आपको एक ही चीज के फॉसिल मिल रहे हैं। इसका मतलब है कभी ना कभी तो वो लोग साथ में रहे होंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। लिमिटेशन की बात कर ले, वेल्गर कुड नॉट एक्सप्लेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। वेल्गर ये बता ही नहीं पाया कि आखिर ये हुआ कैसे। बाद में ये बात पता चला प्लेट टेक्टोनिक्स की डिस्कवरी के बाद। उससे पहले वेल्गर ये बात नहीं बता पा रहा था। अब 8 नंबर पे चलते हैं, जो कि है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। हमें प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताना है और उसका सिग्निफिकेंस बताना है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स इज अ मॉडर्न थ्योरी explaining about movement of earth lithosphere. It explain earthquake, volcano, mountain building and continental movement. Basically प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? एक थ्योरी है जो बताता है अर्थ का मूवमेंट लिथोस्फीयर का। ये आपको बताता है अर्थक्वेक के बारे में, वॉल्केनो के बारे में, माउंटेन बिल्डिंग के बारे में और कॉन्टिनेंटल मूवमेंट के बारे में। प्लीज सब्सक्राइब। मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रिजिड प्लेट्स। द प्लेट्स फ्लोट्स ऑन सेमी मोल्टेन एटमॉस्फेयर। प्लेट मूव्स ड्यू टू कॉन्टिवेशनल करंट इन मेंटल। टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन ना मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, बट अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड आइसोट्रोपसी। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन कॉज इफेक्ट एंड माइग्रेशन मेजर ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिज्म। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कॉज इफेक्ट माइग्रेशन एंड मेजर ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिज्म। तो अर्थक्वेक का कॉज समझ ले। अर्थक्वेक आर मेनली कॉज बाय सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। फ्लोटिंग एंड वॉल्केनिक activity also cause earthquake. Human activities such as mining and reservoir construction may cause induced earthquake. तो बेसिकली आपको ये बताना है कि अर्थक्वेक किससे होता है। अर्थक्वेक होता है सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट से। वॉल्केनो एक्टिविटी भी ना अर्थक्वेक काउज कर सकता है। बाकी माइनिंग और रिजर्वर कंस्ट्रक्शन भी अर्थक्वेक काउज कर सकता है। अर्थक्वेक का इफेक्ट की बात कर ले तो सबसे पहले इस काउज डिस्ट्रक्शन टू बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का बैंड बजा देता है। लैंडस्लाइड और सुनामी भी काउज कर सकता है। लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी होता है। मेजर्स और माइग्रेशन की बात करें कि क्या बचाव होना चाहिए, सबसे पहले अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड। ऐसा बिल्डिंग बनना चाहिए जिसको अर्थक्वेक से कोई इफेक्ट ना हो। पब्लिक अवेयरनेस फैलाना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं वॉल्केनो। वॉल्केनो इज काउज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मैग्मा फ्रॉम मेंटल टू सरफेस। मीन्स अर्थ के सबसे नीचे आपका ये देखिए, ये आपका क्रस्ट है,
क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है। अब ये मेंटल से जब लावा बाहर आ जाता है, मैग्मा बाहर आ जाता है, यही काउज करता है वोल्केनो, यही काउज करता है वोल्केनो इरप्शन। प्लेट बाउंड्रीज एंड मेंटल प्लम्स द मेजर काउज ऑफ वोल्केनिज्म। अब इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो वोल्केनो रिलीज करता है लावा, एस और ढेर सारा गैस। इट डिस्ट्रॉय सेटलमेंट एंड वेजिटेशन, may affect the climate or air transport. Volcano soil are often fertilized for agriculture. बेसिकली ये लावा और गैस रिलीज करता है, आसपास के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, क्लाइमेट को भी डैमेज करता है और एयर ट्रांसपोर्ट को भी इफेक्ट करता है। मेजर्स की बात करें तो वोल्केनो रीजन शुड बी मॉनिटर कंटिन्यूअसली, जहां वोल्केनो वहां हमेशा देखभाल होती रहनी चाहिए। इवैक्यूएशन प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड, इवैक्यूएशन खाली करने का प्लानिंग एडवांस में ही करके रखना होगा, क्योंकि वोल्केनो कभी भी फट सकता है तो बहुत दिक्कत होगा। पीपल शुड अवॉइड सेटलमेंट इन हाई रिस्क वोल्केनिक जोन, जहाँ हाई रिस्क वोल्केनिक जोन है, जहाँ पे वोल्केनो फटने का खतरा है, वहां तो पीपल को सेटलमेंट ही नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिस्कस द वेदरिंग एंड इरोजन, मेंशन देयर टाइप एंड इंपॉर्टेंस। अब उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि और लाइक कर दें, इससे मेरा हौसला बहुत बढ़ता है। सबसे पहले देखते हैं वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग इज प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स नियर द अर्थ सर्फेस। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्शन ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊं वेदरिंग क्या है। वेदरिंग है रॉक्स का टूट के सॉइल बनना, रॉक्स का टूट के सॉइल बनना। वेदरिंग इज प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एट नियर अर्थ सरफेस। अब ये होता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स के कारण। टाइप्स ऑफ वेदरिंग की बात करें तो फिजिकल वेदरिंग होगा फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। केमिकल वेदरिंग होगा केमिकल वेदरिंग चेंजेस मिनरल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू केमिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो बायोलॉजिकल वेदरिंग होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे प्लांट रूट पेनिट्रेट इनटू रूट एंड ब्रेक देम ग्रेजुअली। बेसिकली यहाँ बताया है कि वेदरिंग का कितना टाइप होगा। फिजिकल वेदरिंग ऐसा होगा कि रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा स्मॉल फ्रेगमेंट में। केमिकल वेदरिंग मीन्स केमिकल से होगा, जैसे मिनरल कॉम्पोजिशन रॉक्स का बदल जाएगा। बायोलॉजिकल वेदरिंग होगा बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे प्लांट का रूट रॉक में पेनिट्रेट कर देगा और उसमें छेद कर देगा। Now moving on to the next part, which is erosion. Erosion is process of removal of transport of weather material from one place to another place. It is caused by natural agents such as water, wind, glacier and sea waves. तो इरोजन होता क्या है, जैसे ये अर्थ का ऊपर वाला मिट्टी है, जब ये मिट्टी का ऊपर वाला लेयर हट जाएगा तो इसी को बोलते हैं इरोजन। टाइप्स ऑफ इरोजन की बात कर ले। वाटर इरोजन, रनिंग वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन। रिवर इरोड सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट टू लोअर रीजन, मीन्स यहाँ मिट्टी में ढेर सारा तेजी से आप पानी छोड़ दो। क्या करो, यहाँ से आप पानी छोड़ दो, इवेंचुअली क्या होगा, ये पानी मिट्टी को लेके चल जाएगा, इसको बोलेंगे वाटर इरोजन। अब उसके बाद आता है विंड इरोजन। विंड इरोजन में क्या होता है, मिट्टी को डायरेक्ट हवा उड़ा देता है। जैसे यहाँ मिट्टी है और यहाँ से हवा बह रहा है, तो साथ में हवा क्या ले जाता है, सॉइल को, इसको बोलते हैं विंड इरोजन। ग्लेशियर इरोजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मरीन इरोजन, सी वेव्स कंटिन्यूअसली इरोड कोस्टल रॉक। जैसे ये देखो, ये मान लो समुद्र है, समुद्र के किनारे ये मिट्टी होगा, अब सी वेव्स आएगा, इसका मिट्टी को खुद के लेके जा रहा है, इसको बोलते हैं मरीन इरोजन। इसको क्या बोलते हैं, मरीन इरोजन। इंपॉर्टेंस की बात करें, वेदरल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन, इरोजन हेल्प इन शेपिंग अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे वीडियो होता है कंप्लीट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि 100% क्वेश्चन यही वीडियो से आएगा, तो आप एकदम श्योर रहें, ये वीडियो को वापस से देख लें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।